जिस सीसीटीवी की बात पूरी दुनिया कर रही है कि संजय रॉय सेमिनार हॉल में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब तक किसी ने भी वो सीसीटीवी फुटेज नहीं देखा था। लेकिन आज क्राइम तक पर हम आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाने जा रहे हैं, जहां पे संजय रॉय किसी शिकारी भेड़िए की तरह शिकार पर निकला था। एक एक ऑपरेशन थिएटर में ताक झांक कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही मकसद था, अगर कोई भी लड़की ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद हो तो उसका वो रेप कर देगा, और रेप करने के बाद उसकी हत्या का मकसद भी वो लेकर आया था। इसी कड़ी में संजय रॉय निकलता है और पहुंच जाता है अस्पताल के 3rd फ्लोर में सेमिनार हॉल के अंदर, नशे की हालत में चूर। उसे यह लग रहा था कि सेमिनार हॉल एक ऑपरेशन थिएटर है। उसके बाद वो जो चीजें करता है हर किसी को पता है। बिल्कुल एक्सक्लूसिव फुटेज है, क्राइम तक आज आपको दिखाएगा। लेकिन आज बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर कि कैसे संजय रॉय के जघन्य अपराध होने करने के बाद भी उसे फांसी की सजा नहीं मिल सकती है। वो ऐसे कौन से तर्क दिए जा रहे हैं जिसके बाद कहा जा रहा है कि संजय रॉय अगर उसने रेप किया, उसके बाद उसने रेप जो मर्डर किया, उसके बावजूद उसे फांसी नहीं होगी। ऐसे कौन से तर्क हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जो एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में कोई कसर छोड़ा नहीं गया, और कैसे संजय रॉय इसके केंद्र बिंदु में फंसता चला गया, और क्या वो चीजें थी जो संजय रॉय को एक मेन आरोपी बना रही हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं संजय रॉय को। सुबह 4:03 की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव फुटेज है। ये सेमिनार हॉल के अंदर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जीन्स है, टी-शर्ट पहना हुआ है, गले पर अगर साफ तौर पर देखेंगे वही ब्लूटूथ डिवाइस है जिसके आधार पर कोलकाता पुलिस ने कहा कि यही ब्लूटूथ डिवाइस लेडी डॉक्टर के पास से मिली थी। इसी ब्लूटूथ डिवाइस की वजह से संजय रॉय पर कोलकाता पुलिस उसे इतनी आसानी से ट्रैक कर पाई, उसे गिरफ्तार कर पाई। हाथ में क्या ले रखा है इसने? हाथ में ले रखा है कोलकाता पुलिस वाला वही हेलमेट, क्योंकि ये अस्पताल में रौब दिखाता था कि एक कोलकाता पुलिस के लिए काम करता है। अभी 4:03 पर जो फुटेज हमने देखी है, अलग अलग फुटेज है, हम आपको अभी फिलहाल के लिए सिर्फ तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन ये जरूर बता देंगे कि ये किसी शिकारी भेड़िए की तरह ताक झांक कर रहा था। हर एक दरवाजे को खोल के देख रहा है कि कोई लड़की है कि नहीं है। जहां उसे अगर कोई भी बैठा हुआ दिखाई देता, वहां फटाक से दरवाजा बंद कर देता। लेकिन इसी कड़ी में शिकार को ढूंढते ढूंढते ये पहुंच जाता है उस सेमिनार हॉल के अंदर, जहां पर लाल कंबल ओढ़कर जो लेडी डॉक्टर थी वो सो रही थी। वहां पर ये जाता है, उसका मुंह दबाता है और उसके बाद गला घोटने की कोशिश करता है, जहां पर फौरन ही लेडी डॉक्टर की हालत नाजुक हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता है। और उसके बाद भी जो सीसीटीवी फुटेज साफ तौर पे दिखाते हैं कि ये वहां से बाहर निकलता है, और बाहर निकलते ही देखता है कि सामने सीसीटीवी कैमरा है। उसके बाद ये 2-3 कदम पीछे जाता है, मतलब इसे अंदेशा हो चुका था कि ये जो चीज करके आया है उसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। इसके बावजूद हम ये क्यों कह रहे हैं कि सब कुछ सबूत होने के बाद, जो पुलिस के सबूत थे जो अब तक किसी ने भी आपको नहीं बताया था कि इस फुटेज के अंदर क्या है, हमने आपको सारी चीजें बताई हैं। ये भी बताया कि लेडी डॉक्टर ने लाल कंबल ओढ़ा था, उसी को देखकर ये समझ चुका था कि कोई लेडी यहां पर सो रही है। लेकिन इसके बावजूद हम ये क्यों कह रहे हैं कि इसे फांसी नहीं होगी, ऐसे कौन से तर्क हैं, तो उसको भी आपको सुन लेना चाहिए। देखिए, जब से केस सामने आया तब से कोलकाता पुलिस ने उसके बाद संजय रॉय को पकड़ा। बहुत सारे टाइमिंग आए, मिस इंटरप्रिटेशन बनाई गई कि वो इतने बजे चला गया अंदर, सेमिनार हॉल में इतने वक्त गया। सबको ये पता ज़रूर था कि हाँ, संजय रॉय सेमिनार हॉल में गया है, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और साथ ही एक सीसीटीवी का हवाला दिया। अब तक किसी के पास नहीं था, लेकिन आपने सीसीटीवी की एक तस्वीर ज़रूर देखी जिसमें 4:03 का समय दिखाया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हुई, और इससे पहले आपको याद होगा हमने आपको क्राइम तक पर श्रद्धा वॉल्कर मर्डर केस के बारे में बताया था। और आज तक देखिए, आफ्ताब का जो केस है, जो आफ्ताब पूनावाला है, लगातार उसकी पेशी पे पेशी हो रही है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं आया है। उस लड़की का भी कितनी बर्बरता से उसकी हत्या की गई थी, उसके टुकड़े किए गए थे और दिल्ली के मेहरौली के जंगलों में फेंक दिए गए थे। और कई सारे एविडेंस होने के बावजूद, बहुत सारे टेस्ट, जो नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, इतने सारे टेस्ट होने के बावजूद भी आज तक सिर्फ पेशी पर पेशी हो रही है। कोई भी ऐसी जो है कोर्ट की तरफ से या पुलिस की तरफ से जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई, वो कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत सारे दावे किए गए थे, लेकिन चूक हुई थी। पर अब
यहाँ पर भी क्यों संजय रॉय को लेकर ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं, जब हमारे चैनल के कुछ रिपोर्टर्स ने, जो एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो लाई डिटेक्टर टेस्ट करते हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, उनसे बात की, उनसे पूछा गया, कई सारे कोर्ट एक्सपर्ट से पूछा गया, तो उन्होंने कई अलग अलग तरीके की चीज़ें बताई। उन्होंने बताया किस तरीके से जो मेन सबूत होता है वो डीएनए होता है, ना कि आपका नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट। जिस तरीके से सीबीआई ने पहले संदीप घोष के लिए और साथ में जो 4 इंटर्न जो डॉक्टर की टीम है उनके लिए बोला कि हमें इनका पॉलीग्राफी टेस्ट कराना है, साथ ही साथ संजय रॉय का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराना है, लेकिन क्या ये सब टेस्ट आधार बनते हैं किसी को सज़ा देने का? क्या ये जो भी टेस्ट हो गया, आपकी डीएनए रिपोर्ट हो गई, आपकी पोस्टमार्टम हो गई, आपका नार्को टेस्ट हो गया, क्या ये सही कड़ी होते हैं, सही सबूत होते हैं या सही आधार होते हैं किसी को फांसी की सज़ा या फिर उम्र कैद 7 साल की सज़ा, ऐसी सज़ा दिलाने के लिए? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पोस्टमार्टम की। पोस्टमार्टम आप सभी को पता है कि कभी जो ऐसी कोई मौत होती है, कोई मर्डर हो जाता है, तो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है। उसमें सब अक्सर जो पोस्टमार्टम होता है उसमें ये देखा जाता है टाइमिंग क्या है मौत की, मौत का कारण क्या है, हार्ट अटैक आया है, किसी ने चाकू मारा है, कितनी बार गोदा गया है, तो बहुत सारी चीज़ें पोस्टमार्टम के अंदर आती हैं। लेकिन कोर्ट में जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाती है तो वहाँ पर उसी डॉक्टर का मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है जिसने पोस्टमार्टम किया है। अगर कोई और डॉक्टर जाता है, वो डॉक्टर उपस्थित नहीं होता, तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी एक तरीके से फीकी हो जाती है और कोर्ट में मान्य नहीं होती। उसको भी ये माना जाता है कि ये बनाई गई प्लांटेड पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कमज़ोर कड़ी साबित हो जाती है अगर वही डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम किया है वो वहाँ पर जाकर कोर्ट में जाकर गवाही ना दे, एक एक चीज़ को समझाए ना और ये ना बताए कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक एक लाइन क्या कहना चाहती है। अब बात करते हैं नार्को टेस्ट की। नार्को टेस्ट भी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, आरुषि केस में भी नार्को टेस्ट का हवाला लिया गया था, लेकिन नार्को टेस्ट भी अपने आप में एक बड़ा सबूत नहीं होता, क्योंकि नार्को टेस्ट में दरअसल जो शख्स होता है, जो आरोपी होता है, जैसे आरुषि के माता पिता के साथ हुआ था, उनको एक ड्रग्स दिया जाता है, एक नशीली दवाई होती है, इंजेक्ट किया जाता है उनके अंदर, जिससे वो हल्के हल्के बेसुध हो जाते हैं और तब उन्हें जो इक्विपमेंट्स लगा के उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे सवाल पूछने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पर जब ये कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट का जो मानना है वो ये है कि यहाँ पर आप एक शख्स को हिप्नोटाइज करते हैं और हिप्नोटाइज करने का मतलब वो आपके हिसाब से भी जवाब दे सकता है। तो यहाँ वहाँ पर भी कोर्ट के अंदर नार्को टेस्ट भी एक पूरी तरीके से साबित नहीं कर पाता कि हाँ आरोपी कौन है, लेकिन नार्को टेस्ट से कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर पता लग जाती हैं, जैसे अगर किसी आरोपी ने हथियार कहाँ छुपा रखे हैं, कत्ल किससे किया, चाकू था, बंदूक था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीबीआई या पुलिस वालों को पता लग जाती हैं। लेकिन ये जो कोर्ट है इसे एज अ हिप्नोटाइज देखता है कि आप किसी को हिप्नोटाइज कर रहे हैं, फिर उससे सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए कोर्ट में ये भी पूरी तरीके से मान्य नहीं है, इसको भी सबूत के तौर पर नहीं देखा जाता। पॉलीग्राफी और लाई डिटेक्टर का एक ही मतलब होता है। अगर उसकी बात करें तो उसके अंदर आपके शरीर में जो आरोपी होता है उसके कई सारे इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं और उनकी हार्ट रेट देखी जाती है, उनका देखा जाता है वो नर्वस हो रहे हैं कि नहीं, किस सवाल पर ज़्यादा उनकी जो हार्ट बीट है ज़्यादा चली गई, नब्ज़ कैसी चल रही है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें देखकर हाव भाव को तोलमोल करके देखा जाता है कि जो शख्स है वो झूठ बोल रहा है या फिर सही, लेकिन ये भी एक्यूरेट नहीं निकलती। मशीन्स पर कोर्ट जो है वो भरोसा नहीं करता, वो उन्हें पक्का एविडेंस नहीं मानता। अब ऐसे में सबसे बड़ा एविडेंस आता है डीएनए। जैसे श्रद्धा वालकर केस में डीएनए कितने लंबे समय तक फंसा रहा कि उसकी हड्डी मैच नहीं हो रही, अभी तक हमें उसका सिर नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ें आई थी, लेकिन यहाँ पर डीएनए के लिए जो है वो सैंपल लिए गए हैं। सीबीआई अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसमें सीबीआई के पास वो रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन अभी वो मीडिया के सामने नहीं आई, डिस्क्लोज नहीं की गई है। लेकिन जो डीएनए टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ उसका भी एक बहुत ही अहम एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप में से बहुत से लोग को दिल्ली का कैंट का केस याद होगा, जिन्हें नहीं भी याद मैं बताती हूँ कि निर्भया के बाद, जब निर्भया केस हुआ था उसके कुछ ही महीनों बाद दिल्ली में एक जो उत्तराखंड की लड़की थी उसके साथ रेप होता है, उसकी आंखों में एसिड डाला जाता है, उसके दांत खींच लिए जाते हैं। बहुत ही जघन्य अपराध था। कार में कुछ लड़के होते हैं वो ऐसी चीज़ करते हैं। 6 या 7 आरोपी उस वक्त बनाए जाते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेट भी करती है और डीएनए रिपोर्ट भी उनकी लेकर रखती है। लेकिन यहाँ पर वो जो एविडेंस है, जो डीएनए रिपोर्ट है, वो दिल्ली पुलिस के मालखाने में पड़ा रहता है, लंबे समय तक पड़ा रहता है। लगातार सुनवाई पे सुनवाई होती है, सुनवाई पे सुनवाई होती है और आखिरकार, ये मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता रही, इसके लिए मुझे गूगल करना पड़ेगा, फिलहाल मैं साल भूल रही हूँ, लेकिन हाल ही में फैसला आया, शायद 2023 की बात है, कि सारे आरोपियों को बरी कर दिया जाता है जिन्होंने उस लड़की के साथ रेप किया। क्यों? क्योंकि जो डीएनए सैंपल था वो खराब हो गया था, वो मैच ही नहीं हो रहा था। वो ये कहा जा रहा था कि जो पुलिस वाले हैं वो सही से उस चीज़ की जाँच नहीं कर पाए, जो डीएनए सैंपल है
वो प्लांट, मतलब उनके कहने का मतलब था आपने सर्कमस्टांसेस देख के एविडेंस इकट्ठा किए, एग्जैक्ट आप नहीं कर पाए, आपको जो आरोपी ने बताया आप वो करते चले गए, आपने खुद का दिमाग लगाया कि उस केस को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, जिसे कहते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस, यानी आपको जो जो जहाँ मिलता गया आपने कलेक्ट कर लिया, लेकिन खुद से दिमाग लगा के उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। और यहाँ पर भी जो डीएनए टेस्ट होता है, उसके लिए एक चीज़ बताऊँ, डीएनए टेस्ट किसी आरोपी का किया गया जिसकी हत्या हुई, उससे मिलान किया गया, उसके बाद वो पुलिस वालों के मालखानों में रखा रहता है और इसके लिए कहा जाता है कि -4 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए कि अगर दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, ये जो भारत के इलाके, यहाँ पर कहाँ -4 डिग्री का टेम्परेचर है, और कहाँ ये लोग इतना जतन करते होंगे कि हाँ एक बॉक्स बनाया जाए जिसका टेम्परेचर -4 डिग्री हो। ऐसा नहीं होता, और इसीलिए जो डीएनए सैंपल्स हैं अगर वो लंबे समय तक रहते हैं, जैसे हमारी कोर्ट हियरिंग कितनी लंबे समय तक चलती हैं, तो वो सैंपल्स ख़राब भी हो जाते हैं, और इस वजह से कई सारे ऐसे केसेस हैं जो या तो लंबे चलते ही रहते हैं या तो आरोपी बरी हो जाते हैं। और इसीलिए जब हमारी टीम में, जब हमारे रिपोर्टर्स ने, और कई सारी ऐसी बाइटें आई, कई सारे ऐसे एडवोकेट की बाइटें आई, जब उनसे पूछा गया ये सारे सबूत क्या कोर्ट में मान्य होते हैं, तो इस तरीके के तर्क दिए गए और उन्होंने साफ तौर पर कहा इस तरीके से जितने भी टेस्ट होते हैं मान्य नहीं होते, सबसे अहम डीएनए सैंपल होता है। और इस केस में भी अगर डीएनए सैंपल सही तरीके से जो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करके कोर्ट के सामने रखती है, तब जाकर ही संजय रॉय को फांसी मिल सकती है, या जो सज़ा कोर्ट को देनी है वो, फिलहाल जो लोग हैं वो इसी न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि उसको फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए। लेकिन अब सीबीआई किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, किस तरह से वो चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट तक पेश करती है, ये जब इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगी, जब कोर्ट की हियरिंग में समझा जाएगा कि कोर्ट ने कहाँ कहाँ तक जो प्रोसीडिंग है वो पहुंची है, तभी सामने होगा कि संजय रॉय को कितनी और क्या सज़ा होगी। देखिए, हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि जो लेडी डॉक्टर है उसके साथ रेप हुआ, लेकिन रेप होने के बाद और मर्डर करने के बाद संजय रॉय तो निकल गया, उसके बाद उसके जो क्राइम करने के बाद किस तरीके से क्राइम सीन के साथ टैंपरिंग की जाती है, उसे छुपाने की कोशिश की जाती है। हमारा मकसद ये था कि अस्पताल प्रशासन क्यों नहीं चाह रहा था कि संजय रॉय की तरफ या जो भी उसके खिलाफ जो सबूत थे वो फटाफट इकट्ठा किए जा सके। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब जो दैनिक भास्कर जो टीम थी, जब उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की कई स्टूडेंट्स से, तो उन्होंने दावा किया कि देखिए एक गार्ड था जिसने देखा था, या सुमित्रा विश्वास थी जिसने 9:30 बजे देखा था। अब कई सारे जो स्टूडेंट्स जो कॉलेज के, दैनिक भास्कर ने जब अपनी रिपोर्टिंग की तो उन्होंने बताया कि देखिए 5 बजे के करीब एक गार्ड ने ज़रूर देखा था, उसके बाद उसने स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल को ये ज़रूर बताया कि उसने एक लाश देखी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि इतना वैसा वर्षा या डाइसी क्यों हो रहा है कि चीज़ें पता नहीं चल पा रही हैं। उसके बाद एक आनंद बाजार की जो पत्रिका है, जो बंगाली वहाँ पे जो लोग पढ़ते हैं, उसके प्रमुख अखबारों में से एक है, वहाँ पे एक रिपोर्ट छपी कि सीबीआई के पास एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गया, कोलकाता पुलिस का, जिसने ये दावा किया कि वो प्रिंसिपल की पहुँचने से पहले वहाँ पर गया था और उसने लाश के दोनों पैरों के बीच में एक सलाइन का पाउच देखा था। लेकिन जब लाश की बरामदगी गई तो वो पाउच नहीं था। तो क्या इस पाउच को हटाया गया? दूसरा सवाल अब तक ये था कि जो सीसीटीवी फुटेज, जो लोग कह रहे थे कि भैया सीसीटीवी फुटेज का, तो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे संजय रॉय तो दिखाई पड़ रहा है, और जिस तरीके से वो भेड़िए की तरह, एक राक्षस की तरह ढूंढता हुआ जा रहा है, हर कमरे का दरवाजा खोल करके देख रहा है कौन है कौन नहीं है। तो ये साफ जाहिर है कि संजय रॉय तो है, लेकिन संजय रॉय तो निकल गया। उसके बाद क्यों जो तमाम जो अलग अलग डॉक्टर्स हैं उन्होंने इतनी देरी लगाई कि लाश पहले बताने में, कि पहले बेहोश बताया गया, किसी ने बताया कि सुसाइड है, घर वालों को बुला लो। तो ये तमाम जो सवाल जो अस्पताल प्रशासन पर उठ रहे हैं, उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा अस्पताल प्रशासन को, कितनी लेट लतीफ़ी क्यों की गई। अब जो दावा कह लीजिए, अफवाह कह लीजिए, एक दावा ये भी कहा गया कि जो आँख थी उस पर चश्मा टूटकर उसके आँखों के आसपास चला गया था। तो आपको बता दें, क्राइम तक बिल्कुल हम अफवाह से बहुत दूर रहते हैं, हम आपको ये सच्चाई बता रहे हैं। पहली बार आपने जितनी भी खबरें देखी होंगी या सुनी होंगी सब अफवाह है। ये बात सामने आ चुकी है कि चश्मा, क्योंकि हमने पहले भी सवाल उठाया था कि सोता हुआ शख्स क्यों चश्मा पहनकर सोएगा, और जिस तरीके से मारा गया, तो अगर वो सो रही होगी लेडी डॉक्टर तो चश्मा पहन के क्यों सोएगी। तो जो सच है वो सामने आ चुका है, चश्मा पहन के वो नहीं सो रही थी। जो आंखों के आसपास खून था वो गला दबाने की वजह से ब्लड की क्लॉटिंग हो गई थी। तो ये चीज़ जो कई लोग दावा कर रहे हैं कि चश्मा पहना हुआ था, तो ये चीज़ें अब तक नहीं है। लेकिन ये ज़रूर आपसे कह सकते हैं कि जो पहला चश्मदीद है, जो सुमित्रा है, जो लड़का है, वो तो ऑफिशियल रिकॉर्ड पर है, लेकिन स्टूडेंट का दावा है कि एक लड़का और था जिसने देखा था कि वो उसके अंदर हाथ, सर पर हाथ रख के सो रही है, वो गायब है। कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। पोस्टमार्टम उस अस्पताल के अंदर ही का क्यों हुआ जिस अस्पताल में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया।
फिर एफआईआर करवाने में लगभग 14 घंटे की देरी, वो भी एक पिता कह रहा है कि अब एफआईआर दर्ज करवाइए। तो क्या कोलकाता पुलिस इंतजार करती है कोई रेप या मर्डर होने के बाद कि भैया जब तक रिश्तेदार हाँ या ना नहीं कहेंगे तो हम तो कुछ करेंगे, हम तो सिर्फ बैठ के देखेंगे, हम क्राइम सीन को साफ करेंगे, लेकिन एफआईआर कौन दर्ज करवाएगा? छोटी सी कागजी कार्रवाई, इस कागजी कार्रवाई में इतनी लेट लतीफी कैसे और क्यों हुई, इसका जवाब भी देना है कोलकाता पुलिस को। और जिस तरीके से कोलकाता पुलिस ने शुरुआत में कहा था, तमाम जो भीड़ आई थी, लोगों ने कहा कि देखिए टैंपरिंग हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, तो कोलकाता पुलिस ने बाकायदा ट्वीट लगा के कहा कि नहीं, कोई टैंपरिंग नहीं हुई। लेकिन सॉलिसिटर जनरल जो सीबीआई के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जब पूरे एविडेंस को बर्बाद कर दिया गया तब हमारे हाथ में केस की फाइल थमाई जा रही है, तो हम क्या कर लेंगे, क्या ढूंढ लेंगे? तो ये सारे सवाल कहीं ना कहीं जो हमारे पास जो चीज़ें आई थी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश किया। बिल्कुल इसमें कोई हमारे पास जैसी जो चीज़ें हैं हमने आप तक ज़रूर पहुंचाई है। जो भी आप आगे नए अपडेट्स आएंगे, हमने इसमें कोई अपनी तरफ से कोई बातें नहीं बताई हैं। जो चीज़ें हमें लगी हमने आप तक ज़रूर पहुंचाई। अब आप खुद सोच के बताइए कि लेडी डॉक्टर के साथ जो चीज़ें हैं वो क्या इतनी आसान अब होती जा रही, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने जो गिरफ्तार किया तो उसके बाद सीबीआई ने अब तक कोई नए लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। हाँ, पॉलीग्राफ टेस्ट जरूर करवा रही है। तो क्या कोलकाता पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन था उस पर ठप्पा लगा रही है सीबीआई की हाँ जो कोलकाता पुलिस ने जो जांच की थी बिल्कुल सही थी, या सीबीआई के पास कोई ऐसा बहुत बड़ा सुराग हाथ लग चुका है और वो आने वाले वक्त में कोई बड़े खुलासे कर सकती है? जो भी नई जानकारी होगी क्राइम तक पर आप तक हम जरूर पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।